नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। जैसा कि आपसे कल बोला गया था, कल से आपका जो मैथ्स की जो क्लास है शुरू होगी। तो आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 का जो मैथ्स का जो सिलेबस है, चाहे आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दोनों का सिलेबस हम एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। देखो, बीपीएससी टीआरई 4 का जो मैथ्स का सिलेबस है, इसको हम पढ़ना आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हम पहला टॉपिक लेंगे आज का, नंबर सिस्टम। हालांकि जो है आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, इसमें कम से कम आपका 7 या फिर 8 टॉपिक इसमें आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपको यह पता है क्या होता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। और एक बात पहले सभी लोग देखो, इसको ध्यान में रखना कि जिनको अगर सिलेबस जानना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है, चाहे आप 6 to 8 वाले हो या फिर 9 to 10 वाले हो, ठीक है, तो वह लोग क्या करेंगे, जो पिछली अभी क्लास हुई थी नोटिफिकेशन वाली, जो आपका 9 से 10 मिनट की क्लास है, उसको जाकर आप लोग देख लेना। उसमें आपका एग्जाम पैटर्न समझाया गया है और आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वह भी बताया गया है। और उस क्लास में आपसे बोला गया था कि हम 6 to 8 और 9 to 10 इन दोनों का जो सिलेबस है, इसको हम साथ में ही कवर करेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है, इसलिए। ठीक है, तो आप सभी लोग पेन और कॉपी आप साथ में लेकर बैठना, क्योंकि जो आपकी यह क्लास है ये बिल्कुल थियरी बेस्ड रहेगी, कि जैसे लोग अपने एप्लीकेशन पर क्लास को बिल्कुल डिटेल में करवाते हैं, सेम उसी प्रकार से हम इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। ठीक है, तो इसमें सभी लोग पहले हेडिंग बना लो। जो आपका नंबर सिस्टम में टॉपिक है, इसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। ठीक है, इसको आप साथ में नोट करते रहना। देखो, सबसे पहले आप एक बात बताओ कि जो नंबर है, नंबर का कितना पार्ट होता है? कि जो नंबर है, जो संख्या है, अगर इसको हमें 2 भाग में बांटना हो तो इसको हम किस प्रकार से बांट सकते हैं कि इसका 2 पार्ट। जैसे देखो, आपने देखो बचपन में आपने पढ़ा होगा कि स्थानीय मान निकालो, ठीक है, या फिर जातीय मान निकालो, या फिर जातीय मान को हम कहते हैं क्या, अंकीय मान। कि जो आपका यह नंबर है, अगर इसको हम 2 पार्ट में करें, जो आपने पहले सीखा था, सेम उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। क्या होता है इसका 2 पार्ट? इसमें पहला आपका आ जाता है फेस वैल्यू, और दूसरा आपका इसमें आ जाता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसमें पहला आपका आ जाता है फेस वैल्यू और दूसरा आपका आ जाता है इसमें क्या, प्लेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जो आपका फेस वैल्यू है, इसको हम कहते हैं जातीय मान। इसको हम क्या कहते हैं? जातीय मान या फिर अंकीय मान। ठीक है, और जो आपका प्लेस वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? स्थानीय मान। स्थानीय मान। देखो, सबसे पहले हम नंबर का हमने 2 पार्ट किया। क्या इसमें जो फर्स्ट आपका है, यह क्या हो गया, फेस वैल्यू, और दूसरा आपका इसमें हो गया क्या, प्लेस वैल्यू। अब आप लोग बताओ कि फेस वैल्यू क्या होता है, कि जो आपका अंकीय मान है यह क्या होता है। इसको हम यहाँ पर देखो डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चाहे आपका फेस वैल्यू हो या फिर प्लेस वैल्यू हो, इससे भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे आपका जूनियर में हो या फिर टीजीटी में, दोनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आप ध्यान से एक बार समझ लो। जैसे देखो, हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं 543। ठीक है, इसमें मैं आपसे पूछ दूं कि आप बताओ इसका फेस वैल्यू क्या, इसमें फेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, हमने इसमें क्या किया कि 4 का हमने इसमें क्या पूछ दिया कि जातीय मान क्या होगा। तो देखो, बिल्कुल बहुत ही सिंपल यह है कि अगर आपको फेस वैल्यू बताना हो या फिर प्लेस वैल्यू बताना हो, इन दोनों में से अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछे तो वहां पर स्थानीय मान निकालना, और आपसे फेस वैल्यू पूछे तो वहां पर क्या, उसका अंकीय मान, यानी कि क्या होता है, आपका एक्चुअल वैल्यू डायरेक्ट आपको ही बताना होता है। ठीक है, जो मान, तो यहाँ पर देखो, इसको समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, जो आपका यहाँ पर प्लेस वैल्यू, इसको, जिससे आपको ये थोड़ा और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो, जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन जो यही दिया, सेम इसी को लेते हैं 543, और इसमें हम आपसे पूछ देते हैं, चलो बताओ
देखो ऐसे करके लिख दो इसको। चलो आप बताओ इसमें एक क्वेश्चन जैसे इसमें कर दिया जाए इस प्रकार से है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4, कि 4 का जो स्थानीय मान है इसमें क्या होगा। तो देखो क्या होगा, जो 4 का इसमें स्थानीय मान क्या होगा। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि जो यह वाला पहला वाला जो प्लेस है इसको हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा वंस, टेंस, ये सब पता होगा ना। कि देखो इसको हम क्या कहते हैं, इकाई, हिंदी में देखो दहाई, इसको कहते हैं क्या, सैकड़ा। इसके बाद अगर और नंबर रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। तो और जो इकाई होता है, इकाई में क्या होता है, यूनिट डिजिट जो है इसमें हमेशा कितने डिजिट होते हैं, केवल 1 डिजिट होता है, एक अंक। दहाई में क्या होता है, 2 डिजिट, क्या हो जाता है, 1 और इसके बाद लग जाता है 0। सैकड़े में क्या होता है, 100, 1 के बाद डबल 0। हजार में क्या हो जाता है, 1, इसके बाद हो जाता है 000, यही तो होता है ना। इसमें केवल हो जाता है 1। तो देखो इसमें आपसे क्या पूछा है, 4 का स्थानीय मान, 4 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखो 4 आपका किस वाले नंबर पर है, यहाँ पर जहाँ पर 4, जहाँ पर देखो 4 है जिस लाइन में, वहाँ पर लिखोगे पहले आप 4, उसके बाद जितना डिजिट रहता है उतना ही लगा देते हैं हम 0। तो इसका जो फेस नहीं प्लेस वैल्यू आया 4 का, वह कितना आया, 40, ही आपका हो गया आंसर। और बचपन में आप इसको कैसे सॉल्व करते थे उसको भी चलो आप यहीं पर देख लो, कि बचपन में अगर आपको इसको सॉल्व करना होता था तो आप इसको कैसे सॉल्व करते थे। यहीं पर देखो इस प्रकार से कि 5, 4, 3, इसमें अगर आप 3 का स्थानीय मान निकालो तो यह क्या हो जाता था, 3 गुणे में 1, क्योंकि इकाई पर है यानी कि 1 का गुणा होगा बराबर कितना आ जाएगा, 3। 4 जो है किस प्लेस पर है, टेंस वाले पर है, यानी कि इसमें किसका गुणा हुआ, 10 का। दहाई है तो यानी क्या हो जाएगा, 4 गुणे में कितना हो जाता था, 10, बराबर कितना आ जाता था, 40। 5 है इस पर, किस पर है, 5 यहाँ पर हंड्रेड्स पर है, यानी किस पर, सैकड़ा पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुणे में 100 बराबर कितना आ जाता है, 500। ये देखो आपको अब समझ में आ गया होगा कि बचपन में जैसे आप इसको सॉल्व करते थे, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं हम, इस प्रकार से सेम। ठीक है, अब इसमें हमने आपसे क्या पूछा कि आप 4 का स्थानीय मान बताओ, इसका प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगा, तो 40 होगा। ये यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पर कैसे देखो यहाँ पर किया कि वंस, टेंस या फिर इसमें जो हंड्रेड्स है इसको हमने यहाँ पर कैसे लिखा। तो देखो जैसे आपको यहाँ पर बताना हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो क्या करते हैं, जो आपसे इसमें बोले, जैसे इकाई पर यहाँ पर केवल रहेगा 1 डिजिट, 1 यहाँ पर हो जाएगा। दहाई लिखेंगे, जो आपसे पूछेगा उस पर लिखेंगे आप 1 और उसके बाद लगा देंगे 0 जितना रहेगा। जैसे हमें 5 वाला बताना तो यहाँ पर अगर सैकड़ा लिखेंगे, सैकड़े को लिखते समय इसमें किसका हमने मल्टीप्लाई किया, 100 का। 100 का हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 अगर सैकड़ा पर हमें जाना है, 5 पर बताना है, तो 5 के ऊपर लिखेंगे हम 1, इसके बाद जितना अंक रहेगा उतना लगा देंगे 0। इसी से हम जो यहाँ पर दिया गया संख्या उसमें हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। सेम वही काम। यह देखो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो देखो इस पर, इस वाले क्वेश्चन पर, कि इसमें जो दिया है क्या, कि 543 में आपको बताना है फेस वैल्यू किसका, 4 का। तो देखो फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं आप इसको। जो मान देखो जो आपसे पूछेगा फेस वैल्यू में, सेम वही उसका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। 543 में 4 का जो फेस वैल्यू है, 4 का फेस वैल्यू देखो, एफ वी का मतलब हो जाएगा फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, या फिर अगर आपसे यहाँ पर 5 का पूछ दे फेस वैल्यू क्या होगा, तो ये डायरेक्ट क्या यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट वही एक्चुअल मान। आपसे जब भी पूछेगा जातीय मान बताओ, अंकीय मान बताओ, तो जिसका पूछेगा सेम वही उसका हो जाएगा क्या, अंकीय मान, जातीय मान, या फिर उसको कह सकते हो क्या यार, उसका फेस वैल्यू, डायरेक्ट वही उसका एक्चुअल मान ही हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, यह देखो हो गया। और देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, कि अगर जैसे अब यहाँ पर देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से इसको। जैसे क्वेश्चन देखो इन दोनों को मिलाकर बनता है, कभी कभी दोनों अलग अलग भी बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इन दोनों को मिलाकर पूछता है आपसे कि चलो बताओ, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दूँ, 8, 7, 3 और 2, इसमें आपको बताना है फेस वैल्यू प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ, चलो 7 का निकाल दो, 7। आपको देखो इसमें बताना क्या कि
सात का ही आपको बताना फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी कि इसके स्थानीय मान और अंकीय मान। सात के स्थानीय मान और अंकीय मान का क्या बताना, आपको जोड़ बताना है। सम लगाया ना, प्लस लगाया तो यानी कि जोड़ बताना है। तो क्या होगा डायरेक्ट इसका आंसर आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका आप निकालोगे क्या, प्लेस वैल्यू। सात का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, सात गुणे में क्या करेंगे हम, सात के देखो सात जिसका बताना है आपको, केवल आप उसको ले लो और उसके बाद जितना अंक बचेगा उतना, देखो ऐसे समझो फिर से, सात का आपको बताना है क्या, प्लेस वैल्यू। तो सात के ऊपर लिख दो आप एक, इसके बाद जितना अंक है देखो, एक दो अंक है तो दो लगा दो जीरो, यानी कि इससे गुणा हम करेंगे 100 से। 7 गुणे में 100 बराबर कितना आ जाएगा, 700। और ये 700 क्या आया है यहाँ पर, इसका प्लेस वैल्यू आया है। ठीक है, प्लेस वैल्यू आया। अब 7 का ही फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको बताया गया सेम वही एक्चुअल मान होता है, यानी कि सेम वही संख्या ही हो जाता है क्या, उसका फेस वैल्यू। तो यहाँ पर इस 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं इसको, इधर से नहीं लिखे, देखो ये इसका क्या हो गया, फेस वैल्यू। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, क्योंकि आपसे इसका सम पूछा है। देखो 7 का यहाँ पर हो गया क्या, इसका स्थानीय मान 700 और 7 का अंकीय मान या फिर जातीय मान कितना हो गया, 7। तो 700 प्लस में 7 कितना हो जाएगा, 707। यह आपका हो गया इसका आंसर। अब तो आपका यह फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट। पहला तो आपका देखो इसमें क्लियर हुआ होगा क्या, कि इसमें फेस वैल्यू कैसे हम निकालते हैं या फिर इसमें प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, यह तो आपका क्लियर हो गया होगा। या फिर चलो इस पर एक क्वेश्चन आप लोग बता दो। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछ दूँ कि चलो आप बताओ 1 3 4 6 और 7। ठीक है, इसमें आपको बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें आपको बताना है कि आप इसमें बताओ ये 4 का, 4 नहीं, आप इसमें चलो बताओ 3 का अंकीय मान प्लस में आप बताओ जातीय मान। ठीक है, 3 का अंकीय मान और जातीय मान क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले हम कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। इसका आंसर आप सभी लोग बताओ क्या होगा, और इसको नोट भी कर लो। इसका आंसर आप लोग कर दो। चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर आगे। ठीक है, अभी तो देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने यहाँ पर जो नंबर का फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू, इसके बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे आगे कि आपका रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, या फिर आप, अच्छा एक बात पहले बताओ आप लोग कि आपको पता है कि नंबर लाइन क्या होता है, कि नंबर लाइन हम कहते किसे हैं, नंबर लाइन है क्या, कि संख्या रेखा क्या है, उसको चलो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और सभी लोग क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप लोग क्लास को लाइक भी कर देना। ठीक है, जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में जो 6 to 8 या फिर 9 to 10 का जो मैथ का सिलेबस है, इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, आपका डाउट को भी लिया जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास जब लेंगे हम, उसमें आपके डाउट को पूरा क्लियर करवा के फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, अब आप लोग हेडिंग बनाओ, इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं पूरा। अब आप लोग हेडिंग बनाओ नंबर लाइन। ठीक है, हेडिंग बनाओ आप लोग नंबर लाइन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्या होता है कि देखो, संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है
जिस पर हम चाहे वह नेगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो, हम सबको इस पर ड्रॉ कर सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक के सभी नंबर को इस पर क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे देखो ये आपकी देखो यहाँ पर यह एक लाइन है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, चलो इसको सही कर देते हैं, सही है। बीच में इसमें होता है आपका 0, ठीक है, बीच में इसमें होता है आपका 0, फिर इसके आगे 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर इसके बाद 0 के पहले हम आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1, फिर इसके पहले यहाँ पर हो जाएगा -2 -3, इसी प्रकार से आगे कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। इस पर हम इसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। इस लाइन पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सभी इसमें नंबर क्या हो सकते हैं, डिनोट किए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नंबर लाइन। अब हमने यहाँ पर नंबर लाइन क्यों लिया, कि नंबर लाइन से हम यहाँ पर समझेंगे कि आपका इसमें रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो फिर से आप लोग यहाँ पर चलो हेडिंग बनाओ, ये तो आपका देखोगे क्या, नंबर लाइन। नेक्स्ट आपका इसमें आपका मिलता है क्या, कि जो नंबर है, जो संख्या है, इसका आप यहाँ पर 2 पार्ट फिर करो। पहला इसमें हो जाएगा रियल नंबर, और दूसरा इसमें आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं हम वास्तविक संख्या। जो आपका है रियल नंबर, इसको कहते हैं क्या हम, वास्तविक संख्या। हिंदी वाले भी इसको नोट करते चलेंगे, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। इसको यहीं पर नोट कर लो, काल्पनिक संख्या। अब जो यहाँ पर रियल नंबर है, ये हम कहते किसे हैं, कि वास्तविक संख्या कौन होती हैं, इसको बताओ। अगर आप लोगों को अगर पता तो आप लोग बताओ कि जो आपका रियल नंबर है यह क्या होता है, या फिर इमेजिनरी नंबर यह क्या होता है। जिन लोगों को पता है वे लोग कमेंट करें, क्योंकि देखो नंबर लाइन तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया, तो इससे आप लोग यहाँ पर बता सकते हो आसानी से कि देखो कि जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर हम डिनोट कर सकते हैं वह आपका क्या होता है, रियल नंबर। और जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं वह आपका होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर लेना। जो आपका रियल नंबर है यह क्या है, कि इसे हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लगा लेना आप इसको, नंबर लाइन पर हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका यह काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर, इसको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। इससे यह आपका देखो क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं, जिसको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं वह आपका होता है वास्तविक संख्या, जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं वह आपका होता है क्या, काल्पनिक संख्या। पूरा क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, पहले देखो इसका ले लो, जो आपका यहाँ पर यह है काल्पनिक संख्या, इसका एग्जाम्पल जैसे दिया हो आपका √2, ठीक है, √2, √3 या फिर √-4, या फिर इसमें आप ले सकते हो, इसमें चलो ले सकते हो आपके √-1 ETC करके लिख लो, ठीक है। इसमें यह आपका क्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या। हालांकि जो काल्पनिक संख्या है यह आपका जूनियर वालों को या फिर TGT वालों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। या PGT वालों के लिए यह वाला टॉपिक रहेगा, जो आपका किसमें आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है आपका आता है, ठीक है। कि जो लोग एडवांस का जो पोर्शन पढ़ेंगे, चाहे वह PGT वाले हों, तो उनको उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हम इसको सीखते हैं कि इमेजिनरी नंबर का किसमें डिस्कशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे किसको, केवल जो आपका रियल नंबर है इसको, कि वास्तविक संख्या, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो रियल नंबर क्या होता है, अगर इसको हम यहाँ पर ध्यान से समझे कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर का ही पार्ट क्या होता है, इंटीजर,
ठीक है। इंटीजर रियल नंबर का पार्ट होता है, और जो आपका इसी में आता है डेसिमल, इसी का पार्ट। अभी इसको हम और भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कि यहाँ पर आप इस प्रकार से केवल नोट कर लेना, इंटीजर जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, और दूसरा आपका इसमें क्या होता है, डेसिमल, जिसे क्या कहते हैं हम, दशमलव। डेसिमल नंबर कह सकते हो, दशमलव, ठीक है। इंटीजर नंबर इसको कह सकते हो आप क्या, यहाँ पर डेसिमल नंबर। अब इंटीजर क्या होता है, अब अगर आपको यहाँ पर बताना है कि इंटीजर क्या होता है, कि इंटीजर जो है, देखो जो इंटीजर है इसमें क्या है कि कोई भी पूर्ण, ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण होती हैं, पूर्ण अगर पूरी संख्या है, पूरी कंप्लीट अगर कोई संख्या है, तो आपका क्या हो जाता है, इंटीजर। और इंटीजर हमेशा क्या होता है, यह हमेशा आपका माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है, कि नेगेटिव इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक यह होता है। इसमें अगर संख्या को अगर यहाँ पर लिखें जैसे पूरी संख्या हो, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पर समझे क्या, नेक्स्ट वाली स्लाइड पर इसको चलो देखते हैं, लेकिन फिर भी चलो इसको हम देख लें कि जो आपका डेसिमल है, डेसिमल किसे हम कहेंगे कि ऐसी संख्या, देखो ऐसी संख्या जो पूर्ण ना हो, ऐसे करके लिख लो आप कि ऐसी संख्या जो पूर्ण ना हो, ठीक है, ऐसी संख्या जो पूर्ण ना हो। और इंटीजर क्या होता है कि ऐसी संख्या जो पूर्ण हो, जैसे यहाँ पर देखो नंबर लाइन पर जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जितना भी यहाँ पर नंबर है सब आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक होता है, प्लस इन्फिनाइट तक होता है। लेकिन जो आपका डेसिमल है, डेसिमल में क्या होगा कि ऐसी संख्या जो पूर्ण ना हो, जैसे इसमें देखो हम ले सकते हैं, जैसे दूसरे पेंसिल्स को देखते हैं, जैसे 1/2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 0.5, ठीक है, जैसे 0.5 हो गया। फिर या फिर यहाँ पर और भी पॉइंट पे नंबर इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि 5.437 ऐसे करके अलग अलग नंबर आगे बढ़ता जाए, यह भी आपका इसी में हो गया। तो इसको आप यहाँ पर नोट करो, फिर अभी इसको हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अभी हम डेसिमल को और भी यहाँ पर डिटेल में करेंगे। इंटीजर में आपका कोई भी जैसे इस प्रकार से हो सकता है, देखो इसमें भी एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, जैसे हो गया आपका -1 1 0 3, इसी प्रकार से देखो आगे और बढ़ाते जाओ 5, तमाम नंबर इसमें हो जाएगा जो केवल पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, कि इसमें दशमलव में नहीं होना चाहिए इंटीजर में, ठीक है, दशमलव या फिर फ्रैक्शन में यह नहीं हो सकता है। अब देखो इसको पहले आप नोट कर लो, फिर चलते हैं जो आपका यहाँ पर यह है डेसिमल। डेसिमल को थोड़ा हम डिटेल और करते हैं। डेसिमल में भी आपका कई पार्ट होता है, जैसे डेसिमल में आपका होता है टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो एक आता है वह आपका किसमें हो जाता है, इसमें कहाँ पर, यहीं पर लेंगे हम, रियल नंबर का वह भी पार्ट होता है कि एक होता है आपका इरेशनल, वह भी आपका, अभी देखो उसको हम डिस्कस करेंगे, पहले इतना आप नोट कर लो, ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद अभी उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। चलो देखते हैं हम आगे। हेडिंग बना लेना आप लोग डेसिमल, ठीक है। डेसिमल को भी हम यहीं पर थोड़ा सा कवर कर ले, फिर इसके बाद चलेंगे हम आगे कि रियल नंबर का जो पार्ट होता है, आपका जो रियल नंबर का जो पार्ट होता है रेशनल और इरेशनल, अभी उस पर हम चलेंगे। पहले थोड़ा सा हम डेसिमल के बारे में जानेंगे, जिससे और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर लाइन को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। हेडिंग बनाओ आप लोग डेसिमल। लिख दो आप यहाँ पर नंबर, डेसिमल नंबर, दशमलव, दशमलव संख्या। इसका भी आप यहाँ पर दो पार्ट करो। इसमें आपका पहला हो जाएगा क्या, टर्मिनेटिंग
जिसे हम क्या कहते हैं, शांत। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शांत। और इसमें एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हिंदी में आप लिख दो अशांत। अब इसका मतलब क्या होता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि देखो, जो आपका टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वह आपका होता है क्या, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। जैसे 1/2, अगर इसको हम दशमलव में जब बदलेंगे आपका हो जाएगा 0.5 कि दशमलव के बाद क्या हो गया, शांत हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि दशमलव के बाद एक निश्चित अंक तक जाकर यह रुक गया, तो यह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। जैसे 0.25, यह भी आपका यहाँ पर रुक गया। फिर सेम इसी प्रकार से आगे ले लो और कि 22/7, नहीं इसको क्या छोड़ो, चलो ले लेते हैं इसी को हम, 22/7। और भी इसमें संख्या ले सकते हैं, लेकिन इतने से केवल आप समझो कि ऐसी देखो, ऐसा दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद रुक जाए, ठीक है, टर्मिनेट हो जाए, शांत हो जाए, रुक जाए, वह आपका होता है क्या, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि ऐसा दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद ना रुके, ठीक है। जैसे 0.333, यह क्या रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, तो सेम यह हो गया। आगे देखो, जैसे आपका इसमें हो गया 0.3434 ऐसे करके बढ़ गया। या फिर 0.3 को हटाओ, इसी को तो हम बार बार ले रहे हैं, 0.125789, फिर इसके बाद आगे आ जाए, फिर यहाँ पर 2 1 ऐसे ऐसे है, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम ये आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है, यानी क्या, यहाँ पर देखो, ऐसा दशमलव भिन्न, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, ऐसा दशमलव भिन्न नहीं, ऐसा दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद जो नंबर आपको मिल रहा है वह शांत ना हो कि रुके ना, वह आगे बढ़ता ही जाए। यह रिपीटिंग के फॉर्म में गया, नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में गया। इसका मतलब यह भी आपका 2 पार्ट में होता है कि इसका क्या होता है, 2 पार्ट होता है। चलो इसको हम समझ लेते हैं कि जो आपका यह है नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका भी यहाँ पर कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। इसको हम चलो यहाँ पर बना देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग देखो, आप लोग यहाँ पर परेशान ना होना कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलें। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो यहाँ पर मेरे पढ़ाने में और दूसरों के पढ़ाने में क्या अंतर है जाए, क्योंकि सभी लोग यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, केवल प्रैक्टिस करवाते हैं। अपना बैच जो है एप्लीकेशन पर बिल्कुल डिटेल में इसी प्रकार से चलाते हैं, तो हम इसी प्रकार से यहाँ पर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं केवल हम ऊपर ऊपर से पढ़ते जाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले जाएं। अभी हम देखो कॉन्सेप्ट पूरा सीखेंगे 1-2 क्लास में, इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, देखो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका यहाँ पर होता है 2 पार्ट। इसको आप समझो, चलो 2 पार्ट। इसमें जो पहला आपका होता है रिपीटिंग में, कि रिपीटिंग, और दूसरा आपका इसमें क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, समझना ध्यान से आप लोग। रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, जिसकी पुनरावृत्ति हो। ठीक है, इसको कहते हैं हम पुनरावृत्ति। आवर्ती कह सकते हो आप। ठीक है, इसको कह सकते हो आप अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब हो गया कि जिसकी पुनरावृत्ति बार बार अलग अलग हो, जैसे उसकी यहाँ पर देखो पुनरावृत्ति ना हो, कि वह रिपीट ना करे, उसको कहते हैं अनावर्ती। जो रिपीट करेगा उसको कहेंगे हम आवर्ती। अब इसको देखो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझ लो कि इसमें से देखो जो पहला वाला यह था, इसमें क्या है कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है, इसको लिख सकते हैं क्या, 0.3 के ऊपर लग जाएगा बार,
सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 3 4 3 4 3 4 दशमलव के बाद यह क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी कि अभी क्या हो जाएगा 0.34 और 3 4 के ऊपर लग जाएगा बार। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है ये रिपीट नहीं कर रहा है, हमेशा बार बार क्या हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा क्या, नन रिपीटिंग हो जाएगा ये। देखो इन सब का एग्जाम्पल आपको यहीं पर मिल गया। अब एक चीज और समझो कि यहाँ पर जो आपका यह टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग को हमेशा हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो आपका टर्मिनेटिंग है इसको हम समझना केवल ध्यान से, आप ऐसे नहीं, यहाँ पर देखो फिर से कि जो आपका यह टर्मिनेटिंग है इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 यह होता है, लेकिन इसको छोड़ो, केवल इतना समझो p बाई क्यू के फॉर्म का मतलब क्या है कि इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर टर्मिनेटिंग में जो इसका हमने 2 पार्ट किया, इसमें जो है आपका रिपीटिंग वाला है, टर्मिनेटिंग में जो आपका रिपीटिंग वाला है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पर नन टर्मिनेटिंग है इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब कि इसको हम फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग और यहाँ पर जो रिपीटिंग वाला है इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये देखो क्या है, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और देखो जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वही यहाँ पर क्या होता है, इरेशनल होता है। अभी देखो यहाँ पर क्लियर होगा। इसके बाद इस स्लाइड के नेक्स्ट, जो आपकी नेक्स्ट वाली स्लाइड आएगी उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपका डेसिमल नंबर है इसमें से जो आपका टर्मिनेटिंग होता है और जो आपका टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होता है ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन जो आपका यहाँ पर नन टर्मिनेटिंग में जो है, नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग जो ये वाला आएगा ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। सो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें इरेशनल नंबर में हो जाएगा। इसको नोट कर लो। अभी देखो यहाँ पर क्लियर होगा नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, इसको नोट कर लो। चलो देखो, और सभी लोग ना एक बार क्लास को शेयर कर देना, और जितने भी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वे लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, अभी देखो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका टर्मिनेटिंग है इसको हम बदल सकते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं। और जो रिपीटिंग वाला था उसको भी हम बदल सकते हैं कि नन टर्मिनेटिंग में जो आपका रिपीटिंग वाला था उसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं। लेकिन जो आपका नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग था इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। सो वह आपका किस में चला जाएगा, अब देखो उसी को हम देखो यहाँ पर लिखेंगे कि वह आपका किस में चला जाएगा। इस प्रकार से पहले आप लोग हेडिंग बना लो दोबारा कि रियल नंबर। अब चलेंगे देखो हम डायरेक्ट रियल नंबर पर। डेसिमल नंबर आपका हुआ, रियल नंबर में हमने 2 देखा था, क्या एक देखा था हमने क्या, इंटीजर देखा था, और दूसरा हमने क्या लिया, रियल नंबर में ही हमने एक इंटीजर लिया, दूसरा हमने डेसिमल लिया। अब देखो रियल नंबर में ही हम जो आपकी है वास्तविक संख्या है, अब इसका हम 2 पार्ट करेंगे, वास्तविक संख्या। अब इसका ही देखो हम 2 पार्ट करेंगे कि इसमें आपका 2 पार्ट में आपका आ जाएगा क्या, पहला आपका हो जाएगा इसमें रेशनल नंबर, दूसरा आपका इसी में आ जाएगा इरेशनल नंबर, दूसरा आपका इसी में आ जाएगा क्या, इरेशनल नंबर। जो आपका रेशनल नंबर होता है इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जो आपका इरेशनल नंबर है इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलो देखो कि जो आपका इसमें परिमेय संख्या है यह हम किसे कहते हैं, और जो अपरिमेय संख्या है इसे हम किसे कहते हैं। देखो कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कि देखो जो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर जो है, इसमें कोई भी संख्या है अगर उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो n का मतलब हो जाएगा न्यूमरेटर, बटे में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, और यहाँ पर भी इसको कह सकते हैं कि d इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर जो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल क्या हो जाएगा,
इरेशनल नंबर वह होता है जिसमें हम संख्या को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम p/q के फॉर्म में संख्या को नहीं लिख सकते हैं, वो आपका हो जाएगा क्या यहाँ पर इरेशनल नंबर। अब देखो, अभी जो हमने इसके पहले वाली स्लाइड में सीखा था क्या, कि जो डेसिमल में हमने देखा था क्या, एक टर्मिनेटिंग देखा था, एक हमने क्या देखा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो पार्ट था, एक था रिपीटिंग, एक था नॉन रिपीटिंग। तो इसमें जो रिपीटिंग वाला जो पार्ट था नॉन टर्मिनेटिंग का, वह आपका क्या था, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, तो वह p/q के फॉर्म वाला था। और जो उसी में आपका एक कौन था, टर्मिनेटिंग वाला था, उसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते थे। लेकिन जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग था, उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। तो जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही आपका किस में आ जाएगा, इरेशनल वाले पार्ट में आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, जो आपका इसमें था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो है, यहाँ पर किस में आ जाएगा, इरेशनल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसका पार्ट हो जाएगा, इरेशनल का पार्ट। लेकिन जो परिमेय संख्या है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो आपका था टर्मिनेटिंग वाला पार्ट, टर्मिनेटिंग इसमें आ जाएगा। और जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, जो आपका इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये किस में आ जाएगा, इसी में रेशनल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने अभी इसके नेक्स्ट पिछले वाली स्लाइड में जो हमने देखा कि इसमें जो आपका टर्मिनेटिंग और आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको लगा लो आप, एंड लगा लो, बट को हटाओ, बट रिपीटिंग, ये आप इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, लेकिन इसको फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल भी चलो यहाँ पर देख लो, एक एक एग्जांपल, फिर जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें हम ले सकते हैं क्या, इसमें हम देखो टर्मिनेटिंग वाला भी ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे हो जाए 0.25 या पर टर्मिनेटिंग, इसको बदल सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो यह भी आपका क्या हो गया, इसमें यह भी क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। या फिर इसमें जैसे ले लो आप 22/7, यह भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। फिर जैसे ले लो आप यहाँ पर आपका हो जाए 0.333, यह भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि इसको जब बदलेंगे हम फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 1/3, तो यह भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और 22/7 भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन अब देखो, अगर हम इरेशनल नंबर का यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग वाला, इसमें हम क्या लेंगे एग्जाम्पल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का इसमें लेंगे हम यहाँ पर क्या एग्जाम्पल। देखो क्या, जैसे 0.257864 ऐसे करके या क्या आगे चेंज होता जाए, अलग अलग होता जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें इरेशनल नंबर हो जाएगा। या फिर इसके बजाय इसमें हम ले सकते हैं क्या, √2। अगर √2 को इसमें हम ले लेंगे तो क्या इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से और ले लो, जैसे √3, तो यह भी आपका हो गया किसमें, इरेशनल में। एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता हुआ है, आपका एक और एग्जाम्पल इसमें है पाई। ठीक है, पाई, जो पाई है यह भी आपका क्या होता है, इरेशनल ही होता है, आप परिमेय ही होता है। इसको आप याद कर लेना, यह आपका इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरे पेन से देख लो, यह आपका इंपॉर्टेंट है। पाई जो आपका है, यह क्या होता है, आपका इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन जो 22/7 है, यह आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे कि जो पाई का मान हुआ है तो होता है 22/7, तो लेकिन आप अगर ध्यान से एक बार फिर से इसको समझो, तो पाई का जो मान हम 22/7 लिखते हैं, यह हम अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लगभग मान के उतना चलते हैं कि इसका मान 22/7 के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअल में वह 22/7 के बराबर नहीं होता है। तो 22/7 तो आपका हो गया क्या, इसमें
रेशनल नंबर, लेकिन जो आपका पाई है ये आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब ये आपका क्लियर हो गया होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लो। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लो। और अगर आप लोग बोलो तो हम इस क्लास को बस इतना ही रखें, क्योंकि देखो क्लास लगभग आपकी 40 मिनट की हो गई है। ठीक है, और आप लोग बताना नेक्स्ट वाले हम लें तो उसमें हम क्लास को कितनी लंबी रखें, 1 घंटे प्लस रखें कि 1 घंटा से कम ही रखें, तो आप लोग बता देना इसको कमेंट करके। क्योंकि अब देखो इसके बाद बचा हमारा इंटीजर का पार्ट, जैसे इसमें आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, यह सब जो आपका आगे है, देखो कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, यह सब हम नेक्स्ट वाली क्लास में चलो सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी भी आपका इसमें हमें कई टॉपिक पढ़ना है। जैसे आपका हो जाएगा, देखो इसमें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, यह सब जो आपका है, या फिर नन नेगेटिव इंटीजर, नन पॉजिटिव इंटीजर, यह सब जो संख्या है इसको हम इसमें सीखेंगे। अब इसके बाद इसमें अभी हम इवन और ऑड नंबर के बारे में भी सीखेंगे। तो चलो हम क्लास को बस इतना रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उससे जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाना। आप लोग देखो उसको यहीं पर नोट कर दिया, या चलो यहीं पर मैं इसको नोट कर देता हूँ, जो टेलीग्राम चैनल इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। क्लास नोट का जो PDF वहीं पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर आप लोग वहाँ पर सर्च करना स्मॉल में गौरव कुमार मैथ, जो इस चैनल का नाम है, एक साथ मिलाकर गौरव कुमार मैथ। इस टेलीग्राम चैनल को जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ पर क्लास नोट्स का जो PDF है उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो नई क्लास आएगी उसका लिंक भी यहीं पर दे दिया जाएगा, जिससे आपको एक नोटिफिकेशन अलग से मिल जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई भी अगर डाउट रहे तो वह हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जो सेम इसी नाम से है। ठीक है, जो सेम इसी नाम से है। किसी को कोई भी डाउट है, अगर हमसे डायरेक्ट पूछना चाहे तो इस पर जाकर वह इसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर लेना, और यहाँ पर आप अपने डाउट को छोड़ सकते हो, इसका रिप्लाई भी आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब आप सभी लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके ऐसे बताओ कि इस क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। कहीं भी किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना। नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें पहले आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक पर हम चलेंगे। ठीक है, अब सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।